नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके वो देख लें। प्ले लिस्ट मैंने बना रखा, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। इस चैप्टर में हम तीन महाद्वीपों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हर एक चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है ताकि चीजें बेटर तरीके से समझ में आए। अगर आप बुक भी नहीं पढ़ते हो ना तो भी कोई बात नहीं, आपको इस तरीके से चीजें पढ़ाई जाएगी ताकि आपका बुक भी कवर हो जाए, नोट्स भी मिल जाए और अच्छे से आप स्कोर भी कर पाओ। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पे इंपॉर्टेंट वीडियो आती है जो कि आपके पेपर के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सारी चीजें इस पे कवर कराई जाती है। जो बच्चे पहले के उनको ऑलरेडी ये बात पता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य है, एक ऐसे राजा का शासन है जो कि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ। कितने महाद्वीपों में? तीन महाद्वीपों। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यही है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको द्वीप दिखा देता हूँ कि द्वीप क्या होता है। ठीक है, देखिए जिसको हम कहते हैं महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी का वो भूभाग, ठीक है, वो बड़े बड़े भूभाग जो समुद्र से घिरे हुए होते हैं, उन्हीं को महाद्वीप कहा जाता है। तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हो, एक डेफिनेशन है क्या, महाद्वीप पृथ्वी पर विशाल भूभाग को कहते हैं जो कि समुद्र से अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा ना समुद्र है, और ये आप देखेंगे ये अलग है, ये अलग है ना, सब अलग अलग है। तो इस वजह से द्वीप बने। कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन सा? जैसे एक हो गया नॉर्थ अमेरिका, एक हो गया साउथ अमेरिका, एक हो गया अपना यूरोप, दूसरा चौथा हो गया आपका अफ्रीका, इसके बाद हो गया एशिया महाद्वीप जहां पे हम लोग रहते हैं, एक हो गया ओशिया, ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हालांकि इसमें ओशियाना लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है एक अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये टोटल जो होते हैं, टोटल 7 होते हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है, चलिए अब आई होप सो आपको महाद्वीप समझ में आ गए होंगे कि ये हो गया आपके महाद्वीप। अब हम ये समझते हैं कि एक ऐसा साम्राज्य है जिसका नाम है रोमन साम्राज्य, जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसको भी मैं मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हो गया वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आप जैसे देखते हो, ये हो गया अपना, ये हो गया अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया यूरोप हो गया, और ये हो गया एशिया का भाग। तो ये एक ऐसा साम्राज्य था जो कि ये ऐसे करके फैला हुआ था इधर, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में ही फैला हुआ था, सॉरी उत्तरी अफ्रीका में ही फैला हुआ था, ये यूरोप में ही फैला हुआ था, और ये एशिया में भी जाता था, पश्चिमी एशिया में भी जाता था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। एक उत्तरी अफ्रीका, एक पश्चिमी एशिया, और इसके साथ साथ यूरोप। ठीक है, ये यूरोप में फैला हुआ था। इसको अगर देखा जाए और अच्छे से अगर मैं करूं तो देखिए, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखिए दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका का कुछ पार्ट है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका का कुछ पार्ट है, यहाँ पे यूरोप का कुछ पार्ट है, और पश्चिमी एशिया का कुछ पार्ट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो आप ये बात सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये साम्राज्य रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से अगर आपको इतना चीज समझ में आ गया तो आप समझिए कि चीजें आपके लिए आसान हो गई हैं। बहुत ही इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ये इसको याद करके रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी आप रोमन साम्राज्य की बात करेंगे तो इस तरीके से अगर आपको दृश्य दिखाई देगा तो आपको एक विजुअलाइजेशन में आसानी होगी कि हम एक ऐसे साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य का फैलाव कहाँ था? तो 3 महाद्वीपों में था, एक यूरोप में था, पश्चिमी एशिया में था, उत्तरी अफ्रीका में था। तो क्या लिखा है, नोट यहाँ पे करने वाली बात है, आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा शामिल है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि आज का अगर देखा जाए तो जो रेड कलर का मैंने दिखाया था वो समझो कि ये यहाँ तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से भी हमने चीजें समझ लिया। बाकी जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, एज इट इज आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक बार मैं नंबर यहाँ पे भी दिखा देता हूँ,
लिख देता हूं ताकि चीजें आसान हो। 7011912793 पे आप मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे आपको विकास स्टडी पॉइंट की क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आपको विकास स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी। यूट्यूब से बिल्कुल अलग, डिस्ट्रैक्शन से रहे, मतलब डिस्ट्रैक्शन वहां पे कुछ नहीं होगा क्योंकि एड्स वगैरह चलेगा नहीं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्विसेज ले रहे हैं तो वहां पे आपको पता है कि एड्स वगैरह चलते ही चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्सेज, यानी कि सोर्स क्या है जिसकी वजह से हमें रोमन साम्राज्य के बारे में चीजें पता चली। क्या ऐसे सोर्स है? तो देखिए, तो क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में? 3 वर्गों में डिवाइड किया है। कौन कौन में? सबसे पहला लिखा है पाठ्य सामग्री, जिसका मतलब होता है स्टडी मटेरियल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो देखिए, जब रोमन साम्राज्य को खोजा गया ना, तो वहां पर इस प्रकार से वहां पे चीजें देखने को मिली। हालांकि ये मैं अलग से लगाया हूं, लेकिन आप समझिए कि कुछ इस प्रकार से दस्तावेज भी देखने को मिले थे। ठीक है, इस तरीके से नहीं बल्कि पेजेस में करके देखने को मिले थे। सबसे पहले क्या मिला था वहां पे? वर्ष वृत्तांत मिला था। वर्ष वृत्तांत क्या होता है? जिसको हम कहते हैं ईयर बुक। एक जैसे हम लोग अपनी एक डायरी लिखते हैं ना, एक डायरी लिखते होंगे कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ऐसे ऐसे करके हम लिखते हैं, पूरे साल का वृत्तांत लिखते हैं। ऐसे ही वहां पर वर्ष वृत्तांत देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे पत्र देखने को मिला है, जो पत्र लिखा जाता था, एक राजा दूसरे राजा को लिखता था पत्र। ठीक है, ऐसे पत्र भी देखने को मिले हैं। व्याख्यान देखने को मिले हैं। व्याख्यान का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो लेक्चर होता है ना, वो देखने को मिला है। आगे प्रवचन हो गया। ठीक है, प्रवचन जैसे कोई किसी चीज को लेकर भाषण दिया जा रहा है, उसे कहते हैं प्रवचन। ठीक है, कानून के बारे में चीजें देखने को मिली है। तो ये जितनी भी चीजें देखने को मिली है, ये सब आई है पाठ्य सामग्री में। किसमें आई है भाई? पाठ्य सामग्री में आई है। दूसरा क्या है? प्रलेख तथा दस्तावेज। प्रलेख तथा दस्तावेज, तो ये ऊपर वाला अपना, क्योंकि हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो पहला हिस्सा तो अपना हो गया पाठ्य सामग्री, दूसरा हिस्सा हो गया प्रलेख या दस्तावेज। प्रलेख या दस्तावेज क्या होते हैं? ऐसे दस्तावेज, ऐसे पुराने दस्तावेज जिसमें ना चीजें लिखी गई, चाहे वो कोई भी समझौते के बारे में कोई चीज हो, चाहे व्यापार से रिलेटेड कोई चीज हो, ठीक है, चाहे जमीन से रिलेटेड कोई चीज हो। इन प्रकार की जो ब्यौरे होते थे वो वहां पे पेपाइरस पत्र पे लिखते थे। कहाँ लिखते थे? पेपाइरस पत्र पर लिखा जाता था, और ये एक तरीके से सूचना देता था कि हाँ, ये चीज इस पे लिखा गया है या फिर ये बातें डील हुई हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज, तो पहला हमने क्या समझना? पाठ्य सामग्री हमने समझा। दूसरा हमने क्या समझा? प्रलेख या दस्तावेज समझा कि इस प्रकार से चीजें भी देखने को वहां पर मिली। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या मिला भाई वहां पे? तीसरा मिला वहां पे भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष क्या होता है? जिसको हम कहते हैं फिजिकल रिमेन्स। जैसे वहां पे इमारतें देखने को मिली, बर्तन देखने को मिला, सिक्के देखने को मिला। तो कहोगे क्या भाई ये 3 ही चीज मिला देखने को? नहीं, बहुत सारी चीजें भी मिली। अब हर चीज को कवर नहीं कर सकते, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए। ठीक है, तो उसी वजह से चीजें लिखी जाती है कि वहां पे भौतिक अवशेष भी देखने को मिले, बहुत सारी इमारतें, बर्तन, सिक्के, ठीक है, अभिलेख, इस प्रकार से भी चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो चलिए ये भी बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से ये इमारतें बनाते थे, बर्तन इत्यादि का यूज करते थे। तो कौन कौन से बर्तन यूज करते थे, उनकी क्वालिटी क्या होती थी, कहीं मिट्टी के बर्तन तो नहीं थे, कहीं स्टील के बर्तन तो नहीं थे। इस प्रकार से चीजें देखने को वहां पे मिली। साथ ही साथ सिक्कों के बारे में पता लगा। ठीक है, कि हाँ, ये सिक्कों का इस्तेमाल भी करते थे लेन देन के लिए, व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण चीज माना जाता था सिक्का। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जिसमें हमने 3 चीज पढ़ लिया, वर्ष वृत्तांत, प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरे नंबर पर हमने बात कर लिया भौतिक अवशेष, जो कि रोमन साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में? वर्ष वृत्तांत क्या है। अभी जो ईयर बुक हमने बात किया था उसके बारे में क्या लिखा है? समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाला इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये प्रतिवर्ष लिखा जाता है, यानी कि एक तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ईयर बुक कह सकते हैं कि भाई हर साल ये चीजें लिखी जाती थी, तो ये ईयर बुक होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं पेपाइरस क्या है। पेपाइरस, अभी जस्ट हमने इससे पहले बात किया कि वो पेपाइरस पत्र पर दस्तावेज या प्रलेख है ना, उसको कहा जाता था। पेपाइरस पत्र पर वो चीजें लिखते थे। तो पेपाइरस पत्र क्या है? तो पेपाइरस पत्र क्या है?
पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता था जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, मतलब लिखने की सामग्री तैयार की जाती थी। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से जो कॉपियां होती है ना, इस तरीके से जो कॉपी होती है, तो आपने सुना होगा पेड़ से कॉपी बनती है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ही समझो कि वहां पर जो पेपायरस का जो पौधा होता था जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे मिलता था, ठीक है, इससे पाठ्य सामग्री लेखन सामग्री तैयार की जाती थी ताकि उस पर लिखा जा सके, ठीक है। हजारों की संख्या में वहां पे संविदा पत्र देखने को मिले हैं, लेख देखने को मिले हैं, संवाद पत्र देखने को मिले हैं, सरकारी दस्तावेज भी देखने को मिले हैं जो कि आज भी पेपायरस पत्र पे वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपस में अगर कोई डील हुई है उसके बारे में देखने को मिल गया, कोई लेख हुआ है, कुछ भी चीज लिखना हो वो भी चीज देखने को मिल गया, कोई संवाद पत्र, संवाद मतलब कोई कम्युनिकेशन पत्र, जैसे आपने कुछ लिख के सेंड किया, उसने कुछ लिख के सेंड किया, तो ये सब चीजें भी पेपायरस पत्र पर देखने को मिली है। तो हमने क्या क्या समझ लिया, पहला तीन स्रोत हमने समझ लिया, दूसरा हमने समझा वर्ष वृत्तांत, तीसरा हमने समझा पेपायरस पत्र के बारे में कि क्या है। और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, सब आते हैं दो दो नंबर में, इस बात को याद रखिएगा, कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है, इस वजह से पहले से हम प्रिपेयर होकर रखेंगे, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है पर चैप्टर वाइज उसको देखना मत भूलिएगा, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, क्योंकि उसमें हर एक चीज को अच्छे से कवर किया गया है, ताकि 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, 4 नंबर के आएंगे तो कैसे करोगे, एक एक नंबर को किस तरीके से डील करना है, मैथ के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, हर एक चीज के बारे में उसमें बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब समझिए रोमन साम्राज्य के बारे में हम बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में बात करें। रोमन साम्राज्य को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, कितने हिस्सों में भाई, दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। कैसे कैसे किया गया भाई, एक किया गया है, क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले वाले को कहते हैं पूर्ववर्ती चरण, क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती चरण, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, परवर्ती चरण। तो ये क्या होता है, पहले ये चीज समझिए। पूर्ववर्ती चरण का मतलब क्या होता है, पूर्व से तीसरी शताब्दी का काल, यानी कि अगर देखा जाए पहले से यह काल, अगर देखा जाए यहां से आप समझिए, यह काल जो है 27 ईस्वी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी के मध्य तक चला था। मतलब आप ऐसा कुछ समझ सकते हो कि ये 27 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, ठीक है, 27 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और ये 300 ईस्वी तक चला था, 300 ईस्वी तक चला था। तो आप समझ सकते हो ये ड्यूरेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है, यह काल। अच्छा, इसी में 27 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, आगस्टस जो थे, आगस्टस सम्राट बने थे, इस वजह से एक आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि आगस्टस के काल से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल माना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती चरण माना जाता है, ठीक है। तो यह काल 27 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी के मध्य तक माना जाता है और इसे रोमन साम्राज्य का शक्ति और स्थायित्व का युग माना जाता है। यानी कि एक ऐसा समय था जो कि बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वहां पर उस राजा वगैरह पावर भी अपना दिखाए थे और साथ ही साथ स्थायित्व का मतलब क्या होता है, सब चीज अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं चल रही थी, ठीक है। बेसिकली क्यों इसको डिवाइड कर दिया गया, परवर्ती चरण, ठीक है, पूर्ववर्ती चरण और परवर्ती में क्यों डिवाइड कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया क्योंकि एक काल, एक समय ऐसा था जो कि बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पे दिक्कतें होनी शुरू हो गई, ठीक है, उसे हम कहते हैं परवर्ती चरण, ठीक है। तो इसी वजह से चीजों को डिवाइड कर दिया गया, एक वो समय जहां पे सारी चीजें अच्छी चल रही थी और एक वो समय जहां पे सारी चीजें धीरे 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 उतार चढ़ाव या फिर संकट की स्थिति देखने को मिल गई, ठीक है। इसी वजह से इन चीजों को डिवाइड कर दिया गया। तो ये तो पूर्ववर्ती चरण के बारे में हमने बात किया, तो जहां पे हमने समझा आगस्टस वहां पे सम्राट बने थे, जहां पर शक्ति और स्थायित्व का युग माना जाता था, सब चीज बढ़िया तरीके से चल रहा था। इस समय रोम एक मजबूत साम्राज्य था जिसकी सीमाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक फैली हुई थी, ठीक है ना। आगे कानून, सेना, वास्तुकला और संस्कृति का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर विकास हुआ था। जैसे वहां पे कानून की बात किया जाए, सेना की बात किया जाए, वास्तुकला की बात किया जाए, वास्तुकला मतलब इसको स्थापत्य कला भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है घर को बनाना, ठीक है, डिजाइन वगैरह करना, ये सब चीजें हो गई। तो ये सब चीज का बहुत ही अच्छा विकास हुआ था। सम्राटों की सत्ता मजबूत थी, बिल्कुल थी, और राज्य में अपेक्षाकृत शांति थी। अपेक्षाकृत शांति का मतलब क्या हुआ, सब चीज बेटर तरीके से चला जा रहा था। यानी कि अगर देखा जाए तो अगस्टस का जो काल था बहुत ही ज्यादा पीसफुल समय था, जहां पे बिल्कुल शांति वगैरह थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। तो हमने किसके बारे में बात कर लिया, हमने पूर्ववर्ती चरण के बारे में हमने बात कर लिया। अब आगे हम बात करने वाले हैं परवर्ती चरण के बारे में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई।
देखिए क्या लिखा है, परवर्ती चरण। ठीक है, परवर्ती चरण तीसरी शताब्दी के बाद का काल। मैंने बताया ना तीसरी शताब्दी यानी कि 300 ईस्वी के बाद का जो समय था ना, उसको हमने कहा है परवर्ती चरण। यह काल तीसरी शताब्दी के संकटों के बाद शुरू हुआ था, यानी कि तीसरी शताब्दी का जो संकट आया था उसके बाद की चीजें शुरू हुई थी। तो क्या हुआ था, इस काल में साम्राज्य ने बहुत सारे संकटों का सामना किया, जैसे कि आर्थिक गिरावट आ गई, यानी कि पैसे से रिलेटेड। ठीक है, बाहरी हमले भी देखने को मिले, सेना की अस्थिरता भी थी और राजनीतिक अराजकता भी थी। राजनीतिक अराजकता का मतलब क्या होता है, राजनीति को लेकर उतार चढ़ाव हो जाना, कहीं गृह युद्ध हो जाना, आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, इस प्रकार की चीजें हो रही थी। ठीक है, एक शासक था जिसका नाम था डायोक्लेटियन। ठीक है, ये डायोक्लेसियन होगा। ठीक है, डायोक्लेसियन और कॉन्स्टेंटाइन महान जैसे सम्राटों ने साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत सारे सुधार किए, यानी कि ये दो ऐसे सम्राट थे, ठीक है, जिन्होंने उस समय अपने साम्राज्य को बचाने का बहुत ज्यादा प्रयास भी किया था। साम्राज्य का विभाजन भी इसी काल में हुआ था और पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप साम्राज्य बट गया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पश्चिमी और पूर्वी रोमन साम्राज्य कैसे बट गया था। तो आप देखिए, ये हमने क्या देखा था, ये यूरोप का हिस्सा हो गया, नीचे हमने देख लिया था ये जो उत्तरी अफ्रीका था उसका हिस्सा था, और इस साइड हमने देख लिया था एशिया का हिस्सा था। तो अब देखिए इसको ना दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया, एक जिसको कहते हैं वेस्टर्न, इस कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न, और ये जो है जो हल्का अपना वायलेट रंग का दिखाई दे रहा है ये हो गया अपना ईस्टर्न, यानी कि पूर्व रोमन साम्राज्य और पश्चिम का रोमन साम्राज्य। इस हिस्से में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो यही लिखा है कि साम्राज्य का विभाजन इसी काल में हो गया था, पश्चिमी साम्राज्य और पूर्वी साम्राज्य में। ठीक है, पश्चिमी साम्राज्य का भाग 776 ईसा पूर्व में धीरे धीरे खत्म हो गया था, यानी कि राज्यों ने क्या किया, दूसरे दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, धीरे धीरे ये साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन जो पूरब का जो था ना, पूरब का बचा रहा, जो कि बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना गया, जो कि 1453 तक ये साम्राज्य चला था। ठीक है, 1453 तक ये साम्राज्य चला था, और इससे पहले अगर देखा जाए 476 तक ही ये जो पश्चिम वाला जो साम्राज्य था धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये तो देखिए एक तरीके से मैं ब्यौरा दे रहा हूं कि ये पूर्ववर्ती काल क्या है, परवर्ती काल क्या है। ठीक है, ये छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो चीजें स्टार्ट होंगी वो होंगी मेन चीजें स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल, यानी कि रोमन साम्राज्य किस तरीके से शुरू और किस प्रकार की चीजें वहां पे हुई। तो देखिए रोमन साम्राज्य की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रोमन एम्पायर। तो रोमन साम्राज्य में अगर स्टार्टिंग से देखा जाए 509 ईसा पूर्व से देखा जाए तो 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो वहां पर सेनेट का सरकार चलता था। सेनेट मतलब क्या हुआ, वहां पे एक तरीके से गणतंत्र चलता था। क्या चलता था, गणतंत्र चलता था। सीनेट क्या थे भाई, सीनेट वो लोग हुआ करते थे जिनका बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व होता था समाज में। ठीक है, बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे समाज में। तो इन्होंने क्या किया, जो जो राजतंत्र चलता हुआ आ रहा था, जो राजतंत्र चलता हुआ आ रहा था, उस राजतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया। कब खत्म किया, 509 ईसा पूर्व में खत्म कर दिया, और उसके बाद इन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर दिया, और वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई, और सारी चीजें अच्छे से चले जा रही चले जा रही। लेकिन 27 ईसा पूर्व जब आया ना, 27 ईसा पूर्व जब आया, तो इस समय में जो आगस्टस थे, आगस्टस ने क्या किया, सीनेटों के जो सरकार थी सबको खत्म कर दिया, और उसके बाद गणतंत्र को खत्म करके वहां पर राजतंत्र की स्थापना कर दी। समझ में आ रही बातें, गणतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की स्थापना कर दी गई, यही चीज है। यानी कि 509 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पर राजतंत्र चलता था, जब सीनेट आए तो राजतंत्र को खत्म किया, गणतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन आगे चल के जब आगस्टस आए, आगस्टस ने क्या किया, गणतंत्र को खत्म करके दोबारा से वही राजतंत्र स्टार्ट कर दिया। तो यही बात लिखा है रोमन साम्राज्य 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र का शासन चला था। आंतरिक संघर्षों के बाद जो थे ऑक्टावियन ने 27 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली, और जिन्हें आगस्टस कहा गया, यानी जो ये जो है ना ऑक्टेवियन, इन्हीं को आगे चल के क्या कहा गया, आगस्टस कहा गया, इसलिए हम आगस्टस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई ये बात कहे कि राजतंत्र की स्थापना किसने की थी, तो आप ये कहोगे आगस्टस ने की थी। कब की थी, 27 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, आगे उसने गणतंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना की थी, यानी कि गणतंत्र की स्थापना करने वाले कौन थे, सीनेट थे। कौन थे, सीनेट थे। तो इन्होंने क्या किया, सीनेटों को हटा दिया और यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना कर दी। उनका जो शासन था उसी को प्रिंसिपेट कहा गया। क्या कहा गया, प्रिंसिपेट कहा गया, जहां वह
प्रथम नागरिक थे, यानी कि कहा जाए तो ऑगस्टस को ही प्रथम नागरिक के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, प्रथम नागरिक एक तरीके से देखा जाए वो असल में पूर्ण शासक थे। पूर्ण शासक का मतलब क्या हुआ, जो जनता को भी अच्छे से देख लेते थे, जनता को जो कहते हैं ना कि पुत्र के समान देखना चाहिए, इस तरीके से देखते थे। उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया भी, हर एक चीज को देखा भी। इन्हीं के जो समय था बहुत ही पीसफुल था, सब अच्छे से था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। तो यही लिखा है कि उनका शासन प्रिंसिपेट कहलाया। ठीक है, जहां वह प्रथम नागरिक था पर असल में वो पूर्ण शासक था। इस समय को, ठीक है, इस समय को पैक्स रोमन भी कहा जाता है, यानी कि रोमन शांति के काल से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ये रोमन शांति के काल से भी जाना जाता है। यहां तक समझ में आ गई चीज, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे रोमन साम्राज्य के राजनीतिक हिस्सों को कौन से 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। ठीक है, 3 प्रमुख खिलाड़ी की बात होगी। सबसे पहले देखिए, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है सम्राट। क्या आ जाता है, इंपरर आ जाता है, सम्राट आ जाता है। तो सम्राट की जैसे कि अभी हमने बात किया, ऑगस्टस वहां के सम्राट थे। तो क्या लिखा है, प्रथम सम्राट ऑगस्टस, जो कि 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था को तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट का मतलब होता है वहां से हटा दिया, और हटाने के बाद क्या किया, स्वयं सम्राट बन गया। इट मींस राजतंत्र की स्थापना कर दी। उसने जिस राज्य की स्थापना की उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपेट कहते हैं। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। वह निरंकुश शासक नहीं था। निरंकुश का मतलब क्या होता है, जैसे एक ऐसे शासक होते हैं ना जो जनता को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जनता की अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये ऐसे शासकों में से नहीं था, अच्छे से वो शासन व्यवस्था चलाता था। ऑगस्टस की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने प्रमुख खिलाड़ी में से सबसे पहला जो खिलाड़ी है, इट मींस जो पहला बॉडी है उसको हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं दूसरे की। तो क्या लिखा है, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन थे भाई, देखिए, सेनेट सेनेट रोम की एक प्रमुख संस्था थी। एक प्रमुख क्या थी, संस्था थी, जिसमें अमीर तथा ताकतवर शामिल थे। यानी कि कहा जाए अमीरों का एक गुट होता था जिसको सीनेट कहा जाता था या अभिजात कहा जाता था। ठीक है, तो क्या लिखा है, यह संस्था खास तौर पर उस समय बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी जब रोमन साम्राज्य एक गणतंत्र था। यानी कि सीनेटों ने ही मिलकर गणतंत्र की स्थापना की थी। गणतंत्र यानी कि गणों के द्वारा चलाया जाता था, बहुत सारे लोगों के द्वारा साम्राज्यों को चलाया जाता था। ठीक है, यानी जब वहां जनता के चुने हुए लोग शासन करते थे, न कि वहां के राजा करते थे। यानी कि राजा वहां का शासन नहीं करता था, बल्कि कौन करता था, ये सीनेट वगैरह ही शासन करते थे। तभी तो आगे चल के जो ऑगस्टस थे उन्होंने 27 ईसा पूर्व में खत्म कर दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ, सेनेट में ज्यादातर धनी लोग होते थे, पुराने तथा ऊंचे कुल के परिवार के लोग हुआ करते थे। उन्हें ही अभिजात वर्ग या फिर इलाइट क्लास कहा जाता था। चाहे इनको कह दो अभिजात वर्ग, चाहे इलाइट क्लास कह दो, चाहे उनको सेनेट कह दो। ठीक है, आगे ये लोग ही ज्यादातर फैसला लेते थे, जैसे कि युद्ध करना या नहीं करना, टैक्स कैसे लगाना है, इत्यादि सारी चीजें इन्हीं के हाथों में होती थी। रोमन का जो कानून था, राजनीति था, इतिहास था, इन अभिजात लोगों के हाथों में था। किन के हाथों में था, इन अभिजात लोगों के हाथों में था। रोमन के इतिहास की जो किताबें आज हमारे पास हैं, जो कि यूनानी और लातिनी भाषा में है, और इन्हीं अमीर लोगों ने इन्हें लिखवाया था या लिखा था। ठीक है, इसलिए हमें इतिहास अक्सर इन्हीं लोगों का नजरिया दिखाता है, आम जनता का नहीं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने ही इतिहासों में अपने बारे में, साम्राज्यों के बारे में चीजें लिखवाया है, और हमें जो चीजें पता है इन्हीं के द्वारा लिखवाया गया जो पुस्तक है उनसे ही पता है। और आम जनता ने तो कुछ लिखा नहीं, इस वजह से आम जनता के बारे में सारी चीजें नहीं पता है। तो जो भी इतिहास में हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके के रोमन साम्राज्य के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखवाए गए या लिखे गए जो चीज है, इनके द्वारा हम सहायता ले लेकर पढ़ते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक चीजें। तो ये अभिजातों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, सम्राट के बारे में। दूसरे नंबर पर हमने किसके बारे में पढ़ा, अभिजात के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेना, जिसको हम कहते थे आर्मी। रोमन की सेना एक पेशेवर सेना थी, ठीक है, प्रोफेशनल सेना थी। ठीक है, मतलब यह है कि वहां की जो सैनिक जो थी नौकरी की तरह सेवा करते थे। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में सेवा किस तरीके से दी जाती है, आपकी अगर जॉब लग जाती है आर्मी में, पुलिस में, या तो आपको पैसा मिलता है ना, आप प्रोफेशनली आप एक सेना के एक मेंबर कहलाते हो। ठीक है, पुलिस प्रशासन के एक मेंबर कहलाते हो। तो इसी प्रकार से इनका भी था। ठीक है, कि वो जो सैनिक होते थे उनको सेवाएं देनी पड़ती थी, बदले में उनको क्या मिलता था, सैलरी मिलता था, इट मींस वेतन मिलता था। हर सैनिक को कम से कम 25 साल तक यहाँ पर अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। वेतनभोगी सेना का होना उस समय एक खास बात थी, बिल्कुल खास बात थी, क्योंकि बाकी देशों में ज्यादातर सेनाएं
किसानों तथा नागरिकों से बनती थी। यानी कि अगर कहा जाए तो अन्य अन्य देशों में जो सेना बनती थी वो कैसे बनती थी, किसानों को उठा के बना लिया, ठीक है, और नागरिकों को उठा के सेना में भर्ती कर लिया। लेकिन नहीं, रोमन साम्राज्य में प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता था जो कि पूर्ण रूप से सेना को समर्पित होते थे, उनको युद्ध कौशल वो सब चीजें दिखाई जाती थी, और इसी की वजह से ये जो साम्राज्य था काफी बड़ा भी बना था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जो कि युद्ध के समय बुलाए जाते थे। बाकी देशों में क्या होता था, जो किसान होते थे, जो नागरिक होते थे, इनको ही सेना का हिस्सा बना लिया जाता था, और जब लड़ाई होती थी तो बुला लिए जाते थे। ठीक है, आगे सेना रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी और सबसे संगठित संस्था हुआ करती थी। 4वीं शताब्दी तक इसे लगभग 6 लाख तक सेना थी, यानी कि देखा जाए 6 लाख के आसपास की वहां पे सेनाएं थी। ठीक है, इन सैनिकों ने राज्य का विस्तार करने और उसे बचाने में बहुत ही अहम योगदान दिया था। ठीक है, सैनिक अक्सर अच्छे वेतन, सेवा शर्तों जैसे कि जमीन, पेंशन सुविधाएं के लिए आंदोलन इत्यादि करते थे। आज की डेट में आप देखते हो ना, सेनाओं को क्या मिलता है, पेंशन मिलता है, सैलरी मिलती है, हर एक चीज मिलती है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से चीजें देखने को मिल जाती थी, जहाँ पे पेंशन हो गया, जमीन हो गई, सुविधाएं, इन सभी चीजों के लिए बार बार क्या करते थे, आंदोलन करते थे। अगर उन्हें लगे कि उनके कमांडर या फिर सम्राट उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कई बार ये क्या कर देते थे, ये विद्रोह भी कर देते थे। तो आप ये समझ सकते हो कि ये प्रोफेशनल तरीके से एक आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि पैसा लेकर से अपनी सेवाएं देते थे, और जब उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी तो कई बार सम्राट से ये बगावत कर देते थे, कह दो कि आंदोलन कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक लिखा है, रोमन साम्राज्य का विस्तार, यानी कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड ग्रोथ की बात हो रही है, किस तरीके से इनका ग्रोथ हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इनका जो आर्थिक रूप से जो मजबूती थी वो काफी अच्छी खासी थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था, काफी अच्छा ट्रेड होता था, व्यापार अच्छा खासा होता था, इसकी वजह से यहाँ पे समृद्धि थी। ठीक है, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे। तो क्या लिखा है, रोम साम्राज्य का आर्थिक ढांचा बहुत ही ज्यादा मजबूत था, जिससे उनका तेजी से क्या हुआ, विस्तार हुआ, उनका तेजी से विस्तार हुआ। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, उद्योग और उत्पादन, उद्योग और उत्पादन की बात हो रही है। इट मींस वहां की जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से हो रही थी। तो साम्राज्य में कई बंदरगाह बनाए गए थे। बंदरगाह होता है जहाँ पे शिप वगैरह यानी कि नाव वगैरह रुका करते हैं, उनको बंदरगाह कहते हैं। बहुत सारे खाने होते हैं, खदाने होते हैं, ईंट भट्टियां, जैतून के तेल के कारखाने, ये सब चीजें वहां पर थी, और इसकी वजह से इनका व्यापार अच्छा खासा चलता था। उपजाऊ भूमि होती थी, ठीक है, फर्टाइल लैंड जिसको कहते हैं, खेती बाड़ी बहुत अच्छी खासी हो पाती थी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई रोमन साम्राज्य का जो विस्तार है काफी अच्छा खासा हुआ था। व्यापार तथा बैंकिंग की बात किया जाए तो व्यापार के लिए सुगठित वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था थी। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार के लिए वहां पर बैंकिंग सिस्टम काफी अच्छा खासा था। इसमें लोगों को इजीली पैसा भी मिल जाता था, लोग इन्वेस्ट भी कर पाते थे, यानी कि पैसा लगा पाते थे अपने काम धंधे में, और इस चीज को ग्रोथ भी कर पाते थे, और चीजों को ट्रेड भी कर पाते थे। ठीक है, सिक्कों तथा मुद्रा का प्रयोग बहुत ही व्यापक तरीके से किया जाने लगा, है ना, पैसे का उपयोग किया जाने लगा, मुद्राओं का उपयोग अच्छे खासे रूप में किया जाने लगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए 14 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कि तरल चीजें जैसे कि तेल हो गया, है ना, वस्तु की ढुलाई की बात की जा रही है, जैसे तरल चीजें जैसे तेल हो गया, शराब हो गया, इसको एम्फोरा नामक कंटेनर में लाया और ले जाया जाता था। ये समझो कि एक तरीके से मिट्टी के कंटेनर हुआ करते थे, इसमें जैतून का तेल हो गया, इसमें शराब हो गया, इन जैसी चीजों को इधर से उधर ले जाया जाता था। यानी कि एक तो एक तरीके से समझो कि एक ऐसा बर्तन था जहां पर सामानों को रखा जाता था, उसको पैक करके इधर से उधर ले जाने का काम आता था, जिसको एम्फोरा कंटेनर के नाम से जाना जाता था। स्पेन में बना जैतून का जो तेल था, ठीक है, उसको जिस चीज में ले जाया जाता था उसको हम कहते हैं ड्रेसल 20 नामक विशेष एम्फोरा में भरकर ले जाया जाता था। यानी कि जो कंटेनर था उसका नाम था ड्रेसल 20, और कहाँ पे था, स्पेन में था। ठीक है, तो ये चीजें आगे बात करते हैं व्यापारिक नेटवर्क की, यानी कि व्यापारिक नेटवर्क किस तरीके से कहाँ कहाँ पे व्यापार इनका हुआ करता था। तो रोम का व्यापार यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, इन सब जगहों पर फैला हुआ था। समुद्री मार्गों के द्वारा सड़कों का अच्छा खासा जाल बनाया गया था, जहां पर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया और ले जाया जाता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का विस्तार काफी अच्छा खासा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब समझते हैं रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति। बेसिकली लिंग की हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि भेदभाव होता था कि नहीं होता था लड़के और लड़कियों में, पढ़ाई की किस तरीके से बातें होती थी, ये साक्षरता में हम देखेंगे कि भाई पढ़े लिखे थे कि नहीं थे। और एक संस्कृति की बात करते हैं कि इनकी कौन सी परंपराएं थी, कैसे संस्कृति थी,
किन देवी देवताओं की पूजा करते थे और क्या क्या चीजें वो अपने कल्चर में यूज करते थे। तो देखिए क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य में लिंग, यानी कि परिवार का समाज के बारे में बात करते हैं तो रोमन समाज में एकल परिवार का चलन था। एकल परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि माता पिता और बच्चे, माता पिता और बच्चे, इस तरीके से चीजें होती थी। ठीक है, वयस्क बेटा यानी कि सबसे बड़ा बेटा का जब शादी हो जाता था तो वो अपने पिता के साथ नहीं रहता था, यानी कि वो अलग हो गया रहता था। दासों की बात किया जाए तो वो परिवार का हिस्सा माने जाते थे क्योंकि काम वाम करने के लिए उनका ज्यादातर उपयोग होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं विवाह का, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो विवाह के समय पिता द्वारा दिया गया जो दहेज है वो पति को मिल जाता था। किसको मिलता था? पति को। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए, जैसे आप देखते हो ना दहेज वगैरह का पैसा वगैरह मिलता है तो किसको मिलता है? वो पति को मिलता है। लेकिन पत्नियों का अपने मायके यानी कि पिता के घर पर अधिकार भी बना रहता था। ऐसा भी बात है कि भाई चलो जो मिला वो तो मिला ही, साथ ही साथ अपने घर पर भी यानी कि अपने पिता के घर पर भी उनका अधिकार होता था। पिता की मृत्यु के बाद महिलाएं उनकी संपत्ति में हिस्सा पा सकती थी, यानी कि संपत्ति में हिस्सा मिल जाता था क्योंकि पिता की जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है बच्चों में तो उसमें लड़की हो चाहे लड़का हो सबको प्रॉपर्टी मिलता था। ठीक है, आगे तलाक देना बहुत ज्यादा आसान यहाँ पे होता था, समाज में इसे स्वीकार किया जाता था, यानी कि तलाक देना आसान होता था और समाज में इस चीज को लोग इजीली स्वीकार भी कर लेते थे कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर तलाक हो गया तो ठीक है। ठीक है, कि मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती थी कि अरे शादी करने के बाद तलाक कैसे दे दिया, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती थी। आगे बात करते हैं रोमन, अच्छा वही चीज है आगे, जिसमें आगे बात करते हैं विवाह का उम्र। अगर देखते हैं तो विवाह की उम्र में लड़कों की शादी आमतौर पे 28 से 32 वर्ष की उम्र में होती थी, जबकि लड़कियों की शादी 16 से लेकर 23 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। ठीक है, पुरुषों का वर्चस्व अगर देखा जाए कि समाज में दबदबा किसका था, वर्चस्व किसका था, तो क्या लिखा है, समाज पितृसत्तात्मक होता था, यानी कि मेल डोमिनेटेड होता था, यानी कि पुरुष प्रधान होता था, पुरुषों का ज्यादा चलता था वहां पर। पुरुष पत्नी पर हावी रहा करते थे, यानी कि पुरुष है जो पत्नी पर ज्यादा हुकूमत किया करते थे, उन पे हावी हुआ करते थे। कई बार उनके साथ हिंसा भी करते थे, हिंसा मतलब मार देना। ठीक है, मतलब जान से मारने वाली बात नहीं, पिटाई कर देना, इस तरीके से करना। ठीक है, कैथोलिक बिशप आगस्टीन ने बताया है कि उनकी माँ को उनके पिता द्वारा मारा जाता था, यानी कि पिता मारते थे, जो कि उस समय सामान्य बात मानी जाती थी, यानी कि इसको नॉर्मल बात मानी जाती थी। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि समाज जो था, समाज में पुरुष और महिला दोनों हुआ करते थे, जहां पर पुरुषों का ज्यादा चलता था, महिलाओं को कम चलता था। साथ ही साथ विवाह की बात हमने कर ली और इसके साथ साथ दहेज जो मिलता था वो पति को मिलता था, लेकिन इसके बाद भी जो स्त्रियां होती थी पैतृक संपत्ति का हिस्सा अपने पास रखती थी। इट मीन ये कहा जाए कि प्रॉपर्टी उनको मिलता था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य में साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है कितने पढ़ाई लिखाई वहां पे थी। ठीक है, लिटरेसी किस तरीके से थी, तो रोमन साम्राज्य में साक्षरता बहुत ही सीमित थी। सीमित का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी कि हर कोई नहीं पढ़ा पाता था। ठीक है, वो कुछ ही वर्ग ऐसे थे जो पढ़ा पाते थे। ठीक है, जो केवल काम चलाने लायक था, यानी कि ऐसा पढ़ाया जाता था जो सिर्फ काम चल जाए, इससे ज्यादा हाई फाई। जैसे कहते हैं ना कि इतना पढ़ लो कि नोट गिनने आ जाए, पढ़ लिख के कलेक्टर किसको बनना, ये पहले के स्टेटमेंट थे। लेकिन आज के डेट में भाई आप देखते हो कितनी पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। तो चलिए, आम लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, केवल कुछ खास वर्ग ही पढ़ाई कर पाते थे। ठीक है, सबसे पहले ये ऐसे प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिले, एविडेंस कहाँ से देखने को मिले हैं, तो मिस्र में मिले पेपायरस जो दस्तावेज है, ठीक है, इससे पता चलता है कि लोग संविदा पत्र जैसे कानूनी कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाते थे। इसमें क्या हुआ कि साइन नहीं कर पाते थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई जब साइन नहीं कर पाते इसका मतलब वो अंगूठा छाप होंगे। अंगूठा छाप का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में जो पढ़ाई लिखाई सिर्फ काम चलाऊ थी। ठीक है, आगे कई दस्तावेजों में लिखा होता है कि अमुक व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकते थे, अमुक व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकते थे, मतलब वही वाली बात है कि जो बोल नहीं पाते थे। ठीक है, जैसे आज की डेट में हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई इस तरीके से अच्छी खासी होती है, इस तरीके से व्यवस्था की गई है। लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ठीक है, काम चलाऊ साक्षरता था, इस प्रकार से चीजें चलती थी। आगे किन वर्गों में साक्षरता थी, तो सैनिक, फौजी, अधिकारी, संपत्ति प्रबंधक, ठीक है, जो ई स्टेट मैनेजर्स होते थे, आमतौर पर साक्षर होते थे, यही पढ़े लिखे थे, यानी कि जो अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। खास करके सैनिक, फौजी, अधिकारी, संपत्ति प्रबंधक, यही लोग पढ़ा पाते थे, हर कोई नहीं पढ़ा पाता था। इन लोगों को आदेश
रजिस्ट्री, हिसाब किताब रखने के लिए लिखना पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता था, तो ही इनको पढ़ाया जाता था, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे लोग जिनका काम ही यही होता है लिखा पढ़ी करने का, वही अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अदरवाइज नहीं पढ़ाते थे। आगे बात करते हैं अन्य बातें। अमीर तथा उच्च वर्ग के पुरुष बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जाती थी, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ अमीर वर्ग के जो बच्चे होते थे, उच्च वर्ग के जो बच्चे होते थे, ठीक है, उन्हीं को सिर्फ शिक्षाएं दी जाती थी, हर किसी को शिक्षाएं नहीं दी जाती थी। महिलाएं दास आमतौर पर अशिक्षित होती थी, यानी कि बिना पढ़ी लिखी थी, ठीक है। हालांकि कुछ अमीर घरों की महिलाएं पढ़ी लिखी भी होती थी, ठीक है। शिक्षा देने के लिए निजी गृह शिक्षक रखे जाते थे, जिसको हम ट्यूटर कहते हैं, जो घर पे जाके पढ़ाते हैं ना। तो ऐसे भी होता था कि घर पे आके वो पढ़ाकर जाते थे, क्योंकि इस तरीके से नहीं कि स्कूल खोल के रखे हैं जो मर्जी आओ पढ़ो, क्योंकि वहां पे इस प्रकार की चीजें थी नहीं ना, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात कर लिया साक्षरता की। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं संस्कृति की। संस्कृति मतलब क्या हुआ, कल्चर की। तो सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक थी। सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या होता है, संस्कृतियों की वैरायटी बहुत सारा थी। जैसे वहाँ पे देवी देवता बहुत ज्यादा थे, वहाँ पे अन्न वगैरह बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता था, वहाँ पे लोगों के ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा थे, मतलब बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो क्या लिखा है कि सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे हिस्सों में फैला हुआ था। मुख्य विशेषताओं की बात किया जाए तो सबसे पहला आ जाता है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता क्या है, हर इलाके के अपने देवी देवता और धार्मिक विश्वास होते थे। हर इलाके के देवी देवता कैसे, जैसे आप अगर गांव घूमने जाओगे तो आप देखते हो कि हर एक गांव में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए, इस प्रकार के देवी देवताओं की बात हो रही है। तो हर इलाके के अपने अपने देवी देवताओं के धार्मिक विश्वास हुआ करता था। ईसाई धर्म के अलावा कई स्थानीय धर्म तथा पंथ इत्यादि प्रचलित वहां पर थे। भाषाओं की विशेष विविधताओं की बात किया जाए तो साम्राज्य में लैटिन, यूनानी प्रमुख भाषाएं हुआ करती थी। कई क्षेत्रीय भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती थी, जिसमें से कुछ की लिपि नहीं होती थी। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए, हमारे इंडिया में आप देख लो, अगर लिखित रूप से अगर देखा जाए तो 22 मुख्य भाषाएं हैं, और इसके साथ साथ शायद 1000 प्लस भाषाएं हैं भारत में। 1000 प्लस भाषाएं हैं जो मौखिक रूप से बोली जाती है, उसका लिखित वो नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है। कई क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती थी, जिसमें से कुछ की लिपि है, मतलब किसको लिखा जाता था और कुछ को नहीं लिखा जाता था, केवल मौखिक रूप से प्रचलित थी। यानी कि कुछ भाषाएं ऐसी थी जिसको लिखा जा सकता था, बाकी सारी चीज ऐसी होती थी, सिर्फ बोली जाती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं वेशभूषा की। वेशभूषा का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पहनावा और खान पान की बात होती है। तो क्या लिखा है, हर क्षेत्र की अपनी पहनावा होती थी, मतलब अपनी एक शैली होती थी। भोजन में स्थानीय सामग्री स्वाद के अनुसार अलग अलग हुआ करते थे, मतलब खाने में भी अलग अलग वैरायटी थी। जैतून का तेल, शराब, अनाज, मांस इत्यादि चीजों का उपयोग बहुत ही ज्यादा आम था, ठीक है। आम मतलब क्या होता है, बहुत ही रेगुलर बेस पे ये चीजें यूज की जाती थी। सामाजिक संगठन की बात किया जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक ढांचे थे, जैसे कि समुदाय, परिवार, दास स्वामी संबंध, ठीक है। ये सब चीजें अलग अलग होती थी, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो अलग अलग समुदाय होते थे, अलग अलग परिवार होते थे, अलग अलग दासों के, स्वामियों के संबंध हुआ करते थे। जहां पे जैसा क्षेत्र वहां पे उस तरीके की चीजें होती थी। विभिन्न जातियां समूह सांस्कृतिक के रूप में साथ साथ रहती थी, यानी कि अगर विभिन्न जातीय समूह की बात किया जाए तो अलग अलग जातियां थी, अलग अलग प्रकार से वो रहा करती थी, ठीक है, जिसके अलग अलग संस्कृति हुआ करती थी। बस्तियों का अगर रूप देखा जाए, कुछ बस्तियां बड़े शहरों जैसे थी, यानी कि कुछ बस्तियां कुछ इस तरीके से थी कि ताकि बड़ा शहर लगता था, और कुछ छोटे छोटे गांव तथा किले नुमा बस्तियां थी, यानी कि छोटे छोटे किले जैसे होते हैं ना, छोटा छोटा किला बना दिया गया। तो कुछ जगह ऐसे थे जो कि छोटे छोटे किले में बसे हुए थे, कुछ ऐसे जैसे गांव जैसे दिखाई देते थे, कुछ ऐसे लगते थे जो कि शहर जैसे दिखाई देते थे। तो ये हमने ये चीज पढ़ लिया, जहां पे हमने सांस्कृतिक चीजों की बात करी, ठीक है। बाकी इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ओवर हो गया। एक बार मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या चीज को पढ़ा, एक रिकैप हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज के बारे में हमने बात किया। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने बात किया 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। फिर हमने मैप के माध्यम से समझा कि महाद्वीप क्या होते हैं और किस तरीके से कहाँ कहाँ पे है सारी चीजें। फिर हमने मैप के माध्यम से देखा कहाँ पे वो चीजें हैं, ठीक है। 3 महाद्वीपों में किस तरीके से फैला हुआ है, ये रेड कलर का है जो 3 महाद्वीप है, ठीक है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य है। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से 3 स्रोत हैं, जिसमें हमने पाठ्य सामग्री की हमने बात किया, प्रलेख की बात किया, अभी
भौतिक अवशेषों की बात की, वस्त्र विप्रांत की बात की, पेपायरस पत्र जो वहां पे मिलता था उसकी हमने बात की। फिर पूर्ववर्ती चरण परवर्ती चरण क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया। फिर उसके बाद हमने आगस्टस का, ये देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि आगे चल के दो हिस्सों में कैटेगराइज हो गया था, एक जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न एम्पायर बोलते हैं, यानी कि रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में टूट गया था, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में। फिर उसके बाद हमने क्या किसके बारे में पढ़ा, आगस्टस के बारे में पढ़ा, सम्राट के बारे में, किस तरीके से आए हैं वो, किस तरीके से उन्होंने गणतंत्र को खत्म करके राष्ट्रतंत्र की स्थापना की। आगे अभिजातों के बारे में हमने पढ़ा, सेनाओं के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर इसका विस्तार हमने पढ़ा, किस तरीके से इनका विस्तार हुआ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर रोमन साम्राज्य में लड़की लड़के में क्या भेद होता था कि नहीं होता था, लिंग के ऊपर हमने बात किया थोड़ा सा, ठीक है, शादी विवाह के बारे में बात किया। फिर उसके बाद हमने बात किया साक्षरता यानी कि लिटरेसी को लेकर, पढ़े लिखे थे कि नहीं थे। फिर इसके बाद हमने क्या बात किया कि वहां पे संस्कृति किस तरीके से थी, यानी कि कल्चर किस तरीके से था। और इस तरीके से इसका जो पहला जो पार्ट है ना, पहला पार्ट इसका ओवर हो जाता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। दो पार्ट में हम चीजों को कैटेगराइज की है ताकि चीजें अच्छे से वो हो पाए, और बाकी पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाइए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। और विकास स्टडी पॉइंट पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।